नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भविष्य के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। देखिए मित्रों, पिछले लेसन में हमने बाल विकास की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की, साथ ही साथ अभिवृद्धि और विकास के बारे में चर्चा की और उनके अंतर को देखा। अब हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अभिवृद्धि या बाल विकास के नियम या सिद्धांत। देखिए मित्रों, जब हम बाल विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम जब विकास के बारे में बात करते हैं तो विकास का तात्पर्य क्या है। विकास जो हमने पिछले लेसन में देखा था कि विकास जो है वो जन्म से प्रारंभ ना होकर कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, गर्भावस्था से प्रारंभ हो रहा है। तो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बालक के अंदर जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत या नियम बताए हैं। वे नियम कौन कौन से हैं, आज हम उन नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम कुछ नियम आज करते हैं, कुछ हम अगले लेसन में करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इस टॉपिक में से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और बाल विकास के नियम और सिद्धांतों में से तो 100% प्रश्न आता ही आता है। तो हम पहला नियम स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है निरंतरता का नियम, जिसे हम सततता का नियम भी कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस कहते हैं। देखिए, निरंतरता या सततता से तात्पर्य क्या है। निरंतरता मतलब बालक का विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और गर्भावस्था से लेकर कहां तक, प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ावस्था ही नहीं, जब तक बालक जीवित है तब तक, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सततता का नियम भी कह रहे हैं। सतत ये प्रोग्राम, बालक का जो विकास का जो क्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है और विकास की गति जो है वो कभी भी अवरुद्ध नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि गति के अंदर परिवर्तन होता रहता है। कभी बालक की विकास की गति जो होती है वो तीव्र होती है, कभी विकास की गति मंद हो जाती है। गति के अंदर परिवर्तन आ सकता है, लेकिन बालक का जो विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है। कहां से, गर्भावस्था से। पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु की निषेचन क्रिया के उपरांत जब बालक एक निषेचित अंडाणु के रूप में माता के गर्भ में स्थापित होता है, तब से लेकर बालक का विकास प्रारंभ होता है। गर्भावस्था के दौरान बालक का विकास माता के गर्भ में होता है और ये जो विकास है, माता का गर्भकाल भी निश्चित किया गया कि माता का गर्भकाल जो होता है वो 280 दिन का होता है, 280 डेज। तो 280 दिन बालक का विकास जो है वो कहां हो रहा है, ये माता के गर्भ में हो रहा है। और 280 दिवस के पश्चात जब बालक का जन्म होता है, इस जन्म से लेकर जब तक बालक विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ अपने जीवन पर्यंत चलता रहता है, तब तक ये जो विकास की प्रक्रिया है ये भी बालक के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। तो ये पहला नियम है जिसे हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत। अब हम अगले सिद्धांत की बात करें। अगला सिद्धांत जो है वो सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम क्या है? देखिए, बालक का जो विकास का जो क्रम है वो हर प्राणी में एक समान रहता है। चाहे वो बालक भारत में जन्मा हो, चाहे वो बालक अमेरिका में जन्मा हो, चाहे वो बालक किसी अन्य देश में जन्मा हो, बालक का जो विकास का जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास के क्रम में एक रूपता पाई जाती है। किस प्रकार एक रूपता पाई जाती है? अगर हम बालक के शारीरिक विकास की बात करें तो बालक का शारीरिक विकास
एक क्रम में होगा। बालक जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद बालक धीरे धीरे सिर उठाना प्रारंभ करता है, चाहे वो कहीं का भी बालक हो। तत्पश्चात धीरे धीरे वो करवट लेना प्रारंभ करता है। करवट लेने के बाद में बालक धीरे धीरे बैठना सीखता है। बैठना सीखने के बाद वो घुटने चलना सीखता है। घुटने चलने के बाद वो बालक चलना सीखता है। ये क्रम है। और चलने के बाद वो दौड़ना सीखेगा। तो बालक का जो विकास है वो इस क्रम में होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि बालक जन्म लेते ही बैठना सीख जाए या चलना सीख जाए। इस क्रम के अनुसार ही बालक का विकास होगा। अगर अन्य विकास की बात करें तो हम देखते हैं बालक के जो दांत होते हैं, सबसे पहले बालक के 2 दांत आते हैं। कई बालकों के ऊपरी दांत आते हैं, कई बालकों के निचले दांत आते हैं। वो 2 दांत आएंगे, उसके बाद में अस्थायी दांतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और वो संख्या 20 हो जाएगी। अब अस्थायी दांतों के आने के पश्चात अब बालक के अस्थायी दांत जो होंगे वो टूटने प्रारंभ होते हैं। उसके बाद में बालक के स्थायी दांत आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये एक विकास का क्रम है। ये विकास का क्रम कभी भी बदलेगा नहीं। अगर हम बालक के बौद्धिक विकास की बात करें, भाषाई विकास की बात करें, तो आप देखते होंगे बालक पहले पहले विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है। और वो जो ध्वनियां होती हैं, वो ध्वनियां धीरे धीरे बालक जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, अनुकरण करता चला जाता है। बालक जितना सुनता है तो उन ध्वनियों के अंदर धीरे धीरे भाषाई विकास होने लग जाता है। वो पापा बोलना सीखता है, माँ बोलना सीखता है, दादा बोलना सीखता है। वो कैसे सीखेगा? धीरे धीरे एक विकास के क्रम में सीखेगा। कभी भी बालक जन्मते ही बालक बोलना प्रारंभ नहीं करेगा। विभिन्न प्रकार की पहले ध्वनियां निकालता है और फिर धीरे धीरे उन ध्वनियों को भाषाई स्वरूप देना प्रारंभ करता है। तो ये बालक का विकास का एक क्रम है और ये विकास का क्रम जो होगा वो एक निश्चित क्रम होगा। कभी भी इस क्रम में अनिश्चितता नहीं होती है। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो कहता है कि बालक एक निश्चित क्रम में बालक का विकास होगा। चलिए तीसरे सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। तीसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान का क्या मतलब है? प्रतिमान से तात्पर्य है प्रजाति। एक प्रजाति का विकास उसी प्रजाति के अनुरूप होता है। हर प्रजाति का बालक जो होगा वो अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार अपना अपना विकास करेगा। इसलिए हरलोक महोदया का एक कथन है। हरलोक ने कहा कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करती है। देखिए, बालक का जो मानव का जो बालक होगा वो बालक जन्म के समय जो उसका आकार होगा, और अगर हम दूसरे बालक को देखें, अगर मान लीजिए हम गाय के बालक को देखते हैं, गाय का बालक और मानव का बालक आप देखेंगे जन्म के समय दोनों के शारीरिक आकार में अंतर पाया जाता है। जब बालक मानव का जो बालक होगा वो 1 साल बाद कितना बड़ा होगा और गाय का जो बालक है वो 1 साल बाद कितना बड़ा होगा, दोनों का विकास का जो अंतर होगा दोनों में स्पष्ट दिखाई देगा। गाय का जो बालक है वो हो सकता है दूसरे दिन चलना प्रारंभ कर देवे, दूसरे दिन चरना भी प्रारंभ कर देवे, लेकिन मानव का जो बालक है वो ये प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके विकास का क्रम अलग है, उसके विकास का क्रम अलग है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्रजाति का जो बालक होगा वो अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार ही उसका विकास का क्रम आगे बढ़ेगा, दूसरी प्रजाति के अनुसार नहीं बढ़ेगा। दूसरी प्रजाति का जो बालक होगा उसका विकास का क्रम अलग होगा और एक प्रजाति का विकास का क्रम अलग होगा। तो दोनों प्रजातियों के या विभिन्न प्रजातियों के विकास के क्रम में अंतर पाया जाता है और प्रत्येक प्रजाति जो होती है वो अपने प्रजाति के समान प्रतिमानों के अनुसार बालक के विकास के क्रम को आगे बढ़ाती है। ये सिद्धांत कहता है अर्थात अभिवृद्धि एवं विकास प्राणी के प्रतिमानों के अनुसार होती है। यह ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत कहता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं? देखिए, मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक बालक की अपनी अपनी वैयक्तिकता होती है।
हर बालक के अंदर अलग अलग योग्यताएं होती हैं और चूंकि विकास जो है वह विकास वंशानुक्रम और वातावरण के सम्मिश्रण से होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और दोनों हर बालक के अंदर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं वो पाई जाती हैं। आप देखिए कि अगर एक ही माता के दो बालक हैं, चाहे वो जुड़वा बालक ही क्यों ना हो, उन दोनों बालकों के विकास में अंतर पाया जाता है। दोनों बालकों का बौद्धिक विकास अलग अलग पाया जाएगा, दोनों बालकों का शारीरिक विकास भी अलग अलग पाया जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे आसपास इतने जो लोग हैं, चाहे हमारे भाई बहन ही क्यों ना हो, उनके विकास में अंतर पाया जाता है। हर बालक का विकास का प्रतिमान जो होता है वो अलग होता है। किसके कारण? वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण। तो बालक की जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, जो बालक की स्वयं की जो योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं के अनुसार ही बालक के अंदर विकास की गति बढ़ती चली जाती है, और ये जो विकास है वो आयु वर्ग के अनुसार भी बालक के अंदर विकास के में अंतर पाया जाता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बालक की वृद्धि और विकास में समानता नहीं पाई जाती है। हर बालक के विकास और अभिवृद्धि के अंदर विभिन्नता पाई जाएगी। वो विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण और वातावरण के कारण हो सकती है। चलिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बालक की विकास की दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिक इस मत पर केंद्रित हैं कि बालक का जो विकास है वो लंबवत नहीं होता है। लंबवत मतलब एक रेखा के अंदर बालक का विकास नहीं होगा। बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। किस किस गति से होता है? तो चूंकि वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बालक का विकास होगा, और इसी के अनुरूप उन्होंने विकास की जो गति है, विकास की जो दिशा है, उसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार से बांटा है। पहला सिद्धांत जो है वो ये कहता है मस्तकाधोमुखी विकास होता है, यानी कि बालक का विकास जो होता है वो मस्तक से अधोमुखी, सिर से नीचे की ओर होता है, पैरों की ओर होता है। दूसरा सिद्धांत है वो निकट से दूर की ओर का सिद्धांत है, जिसे हम केंद्र से सिरों की ओर भी कहते हैं। और अगला जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत। इनको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहला सिद्धांत था मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। ये जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत है, देखिए नाम से ही जाहिर है, मस्तक प्लस अधोमुखी। मस्तक मतलब सिर और अधोमुखी मतलब नीचे की ओर। तो सिर से नीचे की ओर बालक का जो विकास होगा वो सिर से पैरों की ओर होगा। देखिए, हम देखते भी हैं जब बालक जन्म लेता है तो बालक का जो मस्तक होता है, बालक का जो सिर होता है, वो अन्य अंगों की अपेक्षा अनुपात में बड़ा होता है। और चूंकि विकास जो है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो रहा है, और सबसे पहले बालक के सिर का विकास होना प्रारंभ होता है, इसीलिए बालक गर्भकाल में भी बालक का जो सिर का जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और जब बालक जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि बालक का जो सिर का आकार है वो अन्य अंगों की अपेक्षा अनुपात में बड़ा होता है। और जब बालक जन्म लेने के पश्चात देखिए, जब बालक का जो विकास होगा वो सिर से पैरों की ओर होगा। सिर का विकास होने के पश्चात में बालक का ये जो कमर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बालक का, ये विकसित होना प्रारंभ होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे पहले बालक सिर उठाना सीखता है, और सिर उठाने के बाद में वो करवट लेना प्रारंभ करता है। तो यहां पर बालक का विकास होता है, और तत्पश्चात बालक के यहां पर विकास होने के पश्चात ये फिर जो विकास है वो पैरों की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार बालक का जो विकास होगा वो मस्तकाधोमुखी विकास होता है, यानी कि बालक का विकास सिर से पैरों की ओर चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बालक का विकास किस तरफ होता है। तो बालक का विकास सिर से पैरों की ओर होता है। चलिए अगले सिद्धांत की बात करते हैं।
अगला सिद्धांत है निकट से दूर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, ये जो है ये बालक का केंद्र है, ये बालक का केंद्र है और बालक का जो विकास होगा वो किस तरफ होगा? केंद्र से सिरों की ओर होगा। तो सबसे पहले ये जो केंद्र है, इस केंद्र के जो आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के इलाके क्या हैं? बालक का हृदय है, बालक की छाती है, यहां का विकास होना प्रारंभ होगा। इस केंद्र के आसपास के जो अंग हैं इनका विकास होना प्रारंभ होता है और बालक की जो हृदय है, बालक का जो छाती है, इनका विकास होना प्रारंभ होता है। और यहां से बालक का विकास प्रारंभ होने के पश्चात बालक का विकास किस ओर जाता है? यहां इस तरफ जाएगा, बालक के कंधों की ओर। बालक के कंधों का विकास होना प्रारंभ होगा। कंधों के पश्चात बालक की कोहनियों की ओर बालक का विकास जाना प्रारंभ होगा और यहां पर बालक का विकास होगा और यहां से सिरों की ओर जाएगा। ये बालक की अंगुलियां हैं, अंगुलियों का विकास होना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार यहां पर जंघाओं का विकास और जंघाओं से बालक के पैरों का विकास और फिर बालक के अंदर ये जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों का विकास होना प्रारंभ होता है। तो बालक का जो विकास होगा वो किस प्रकार होगा? केंद्र से सिरों की ओर होगा। जो बालक के केंद्र का जो हिस्सा है, स्नायु मंडल के जो नजदीकी हिस्से हैं, इनका विकास पहले होता है, तत्पश्चात वो विकास धीरे धीरे फैलता है और किस ओर फैलता है? सिरों की ओर फैलता है। तो ये जो विकास होगा वो बालक के सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर होना प्रारंभ होता है। तो ये सिद्धांत जो कहेगा, ये कहता है कि बालक का विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। चलिए अंतिम सिद्धांत देखते हैं। अंतिम ये जो सिद्धांत है ये कहता है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार मतलब चक्राकार। ये कहना चाहते हैं कि बालक का विकास कभी भी लंबवत नहीं होता है, एक दिशा में नहीं होगा, रेखीय दिशा में नहीं होगा। बालक का विकास किस प्रकार होगा? चक्राकार होगा। देखिए यहां पर मैंने डायग्राम के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है कि बालक का विकास किस प्रकार होता है। इस प्रकार चक्राकार स्थिति में बालक का विकास होना प्रारंभ होता है। और ये जो चक्राकार स्थिति है, इसमें ये जो हिस्सा है, प्रथम ये जो हिस्सा है, इसको ये विकास के आरंभ की अवस्था है, यानी कि ये बालक के जन्म की अवस्था है। यहां से बालक का विकास प्रारंभ होता है और आगे बढ़ना प्रारंभ होता है। और यहां पर देखिए, जब बालक का विकास होगा वो इस प्रकार आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। आगे की ओर बढ़ते बढ़ते वो वापस कुछ पीछे की ओर आता है। पीछे की ओर आने का तात्पर्य क्या है? पीछे की ओर आना ये कहना चाहता है कि बालक पीछे की ओर हटकर अपने जो परिवर्तन उसने प्राप्त किए हैं, उन परिवर्तनों को वो स्थायी करता है, उन परिवर्तनों को वो सुदृढ़ करता है। यानी कि वर्तुलाकार सिद्धांत ये कहता है कि बालक आगे की ओर बढ़कर फिर कुछ पीछे की ओर आता है, जिससे कि उसका वो जो परिवर्तन हुए हैं उनमें सुदृढ़ीकरण हो, उसमें परिपक्वता आए, वो जो परिवर्तन है वो स्थायी हो और उन परिवर्तनों को स्थायी करते हुए पुनः वो अगले अवस्था की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, अगले परिवर्तन की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, तत्पश्चात फिर पीछे की ओर आएगा। तो ये जो विकास का सिद्धांत है इसको हम कहते हैं वर्तुलाकार या चक्राकार सिद्धांत। हरलोक महोदया ने भी कहा कि बालक का जो विकास होता है, मानव का जो विकास होता है, वो एक घंटी की आकार का होता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है, घंटी की आकार का होता है। बालक का जो विकास होगा वो घंटी की आकार का होता है, ये कहना है हरलोक महोदया का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरलोक महोदया ने बालक का विकास किस प्रकार माना है, तो उन्होंने भी वर्तुलाकार माना है, यानी कि एक घंटी की आकार से बालक का विकास होता है। तो ये हमारे आज 5 सिद्धांत थे जो हमने आज समझे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सिद्धांत समझ में आए होंगे। अगले लेसन में हम आगे के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ समझ में आया हो, आपको उपयोगी लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें, जिससे कि ये सभी के काम आए। धन्यवाद।